हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर आपका चल रहा है। इसमें मैंने आपको लॉज बता दिए थे और लॉज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी एक लॉ और आपको पढ़ना है जो कि आपका है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि एक कंटेनर ले लें जिसका वॉल्यूम फिक्स हो V और इसमें 3 गैसेज हों A, B, C। गैस A का पार्शियल प्रेशर PA, गैस B का पार्शियल प्रेशर PB, गैस C का पार्शियल प्रेशर PC। मीन्स PA, PB एंड PC आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, B एंड C। ये 3 गैसेस के पार्शियल प्रेशर हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम का वो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। कंडीशन क्या है इस लॉ की? कंडीशन ये है कि गैसेस जो हों वो अनरिएक्टिव हों। गैसेस कैसी हों? कंडीशन ये है कि गैसेस अनरिएक्टिव हों, मीन्स आपस में वो रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट ना बना रही हों। एग्जाम्पल के लिए CO प्लस CO2 नो रिएक्शन, इनमें रिएक्शन नहीं होती है, तो इसके लिए एप्लीकेबल है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी गैसेज हो तो ये आपका बोला जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक छोटा सा टॉपिक है वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? क्या इससे फाइंड करते हैं? एक्चुअली में जब वाटर पर, ये वाटर है, इस वाटर के ऊपर कोई भी गैस अगर हम कलेक्ट कराते हैं, किसी भी गैस को जब कलेक्ट कराते हैं तो वो गैस ड्राई गैस नहीं रह जाती है। तो जो प्रेशर ड्राई गैस का जो निकालते हैं वो निकाला जाता है इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। यानी गैस जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, वाटर की जो वेपर होगी, और इसमें से माइनस कर देंगे प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन, प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन, या फिर इसी को कह सकते हैं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वाटर की वेपर का जो प्रेशर होगा अगर वो प्रेशर हम हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ड्राई गैस का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। इस फार्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल में होगा। एक जगह पर न्यूमेरिकल आएगा PV इक्वल टू nRT पर, या V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2 जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी, तब इसका यूज़ हम करके आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल टू होता है मोल्स अपान टोटल मोल्स का रेशियो, मोल्स अपान टोटल मोल्स। और मोल्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं कल आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। मोल्स इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन निकल आएगा और यहाँ से आपके मोल्स निकल आएंगे। तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव करते हैं जो कि न्यूमेरिकल के लिए यूज़फुल है। वी नो दैट PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इक्वेशन 1। अब अगर हम मान लीजिए, सपोज कीजिए एक कंटेनर में 1 2 3 गैसेज ले लें, इसके मोल्स Na,
या N1 इसके मोल्स N2 इसके मोल्स N3 ले लें, इसका प्रेशर P1 इसका प्रेशर P2 और इसका प्रेशर P3 ले लें और इस कंटेनर का पूरे का सिस्टम टोटल प्रेशर कितना लेट कर लें, P प्रेशर लेट कर लें। तो P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1B इक्वल टू N1 RT इक्वेशन 2, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा सिस्टम का और जो वॉल्यूम होगा वो भी कांस्टेंट होगा, एक ही कंटेनर है। सिमिलरली P2B इक्वल टू N2 RT एंड P3B इक्वल टू N3 RT। तो अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो 2 इक्वेशन है P1B इक्वल टू N1 RT और इसको डिवाइड कर दें PV इक्वल टू NRT से। तो V से B कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, तो P1/P इक्वल टू आ गया N1/N। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू N1/N इंटू P। तो ये पार्शियल प्रेशर गैस ए का आ गया, P1 पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस का आ गया। N यहाँ पर जो हैं वो आपके टोटल मोल बोले जाएंगे। टोटल मोल कितने होंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर। और P क्या है, यहाँ पर टोटल प्रेशर है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। एक कंटेनर का वॉल्यूम B है, टेम्परेचर T है, टोटल प्रेशर P है और 1 2 3 गैसेज हैं जिनके मोल्स N1 N2 N3, पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो होता है। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास से। PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है, 1 बना ली। फिर P1B इक्वल टू N1 RT, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, P2 इक्वल टू N2/N इंटू P फार्मूला बनेगा और P3 इक्वल टू N3/N इंटू P फार्मूला बनेगा। तो इस तरीके से आपके P1 P2 P3 आपके कैलकुलेट हो जाएंगे और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आपका पार्शियल प्रेशर निकल आएगा। तो ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया है, इस टॉपिक पर NCERT में कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, बहुत आसान है। या तो डायरेक्ट मोल्स दिए होंगे तो आप मोल के टर्म में ऐसे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज मास दिया होगा तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके पहले मोल्स फाइंड करना, देन उसके बाद पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आपका है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो किस लिए बनाई गई है, बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस के बिहेवियर का पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में गैसेस का बिहेवियर क्या है। तो देखिए, एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल। तो इसके पोस्टुलेट क्या हैं, तो पहला पॉइंट है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर होते हैं। मीन्स हम क्या मान सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट चार्ज माना गया है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। मीन्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन जो किया था वो आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इस तरीके से रैंडम मोशन होता है। और जो ये रैंडम मोशन होता है ये सभी डायरेक्शन में इक्वली होता है। जब ये रैंडम मोशन होता है तो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ कंटेनर। मतलब अगर ये कंटेनर है तो यहाँ पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस पर प्रेशर का मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जो भी कोलिजन होंगे, जो कि गैस के मॉलिक्यूल हैं आपस में कोलाइड करेंगे, तो इनमें जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर वर्ड आया इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि कोई भी गैस का पार्टिकल कोलाइड करे, कोलिजन के बाद वो बैक बाउंस हो जाए, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
लाइक आप रबर की बॉल को लीजिए और दीवार पर मारिए, बाल पर मारिए तो वो वापस आ जाएगी, और अगर मड की बॉल लेंगे उसको आप अगर बाल पर मारेंगे तो वो वहीं पर चिपक जाएगी। तो इसको कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। कोलिजन होने से पहले जो टोटल एनर्जी होगी वो कोलिजन होने के बाद भी उतनी ही रहेगी। मीन्स टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और अगर हम पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पार्टिकल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, किसी कंटेनर की, वो कांस्टेंट रहेगी। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर हम उस कंटेनर का, उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद में उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कोलिजन भी थोड़े फास्ट होने लगेंगे। और ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, मीन्स वो रिएक्शन फास्ट होने लगती है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया थ्योरेटिकल टॉपिक भी था इसमें एक आपका जो डेरिवेशन था वो इम्पोर्टेंट है। उस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा और उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।